नमस्कार। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम शुरू कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सर्च लाइट पे। हम डे वाइज मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे। जैसे आज हम जीएस के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, इस तरीके से रीजनिंग जो है वो बहुत ही अहम पार्ट रहने वाला है इस एग्ज़ाम में, तो उसके भी हम क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। अभी तो फर्स्ट डे होगा तो थोड़ा सा हम आपको बेस से लेकर के ऊपर चलेंगे, ताकि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाए। इसके बाद हम फिर स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो जीएस होता है ये तो मैक्सिमम पार्ट इसका लर्न करने का होता है, तो हम यहाँ पर एक लेवल मेंटेन करके रख रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली परमार। जीएस का डे 1 शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 है, द बुक नेम डोंट लाफ वी आर पुलिस वॉज कंपाइल्ड बाय। पुस्तक का नाम डोंट लाफ वी आर पुलिस किसके द्वारा संकलित किया गया था, ये आपको बताना है। ये पुस्तक वैसे बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर इसको ऐड कर लिया है। क्वेश्चंस के ऑप्शंस मैं आपके लिए रीड नहीं करूँगी, आप ऑप्शंस स्क्रीन पे देख के उसके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम सिर्फ करेक्ट आंसर्स के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा बिशन लाल बोहरा। बिशन लाल बोहरा जी के द्वारा संकलित है पुस्तक डोंट लाफ वी आर पुलिस। ऑथर एंड राइटर का जो टॉपिक है ये भी बहुत अहम हो जाता है, तो ये टॉपिक भी हम डे वाइज कवर करते चलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं अब। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉन एज पैरट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद कहा जाता था या कहा जाता है। तोताए हिंद की उपाधि किसे दी गई है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो जिनके दरबार से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे ये कवि थे। बेसिकली जो अमीर खुसरो जी थे ये एक कवि थे और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसे दरबारी थे, ऐसे कवि थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का साम्राज्य देखा था। 7 सुल्तानों के कार्यकाल में रहे थे कौन, अमीर खुसरो। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, साथ के साथ हम फैक्ट्स को भी डिस्कस करते चलेंगे, ताकि किसी के भी जैसे अमीर खुसरो का नाम अगर आपके एग्जाम में आता है तो इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाय। एक और पुस्तक का नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर है आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय जो है इनकी रचना है वॉर एंड पीस। एक और इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है जिससे महात्मा गांधी प्रभावित हुए थे, उस रचना का नाम है द किंगडम ऑफ गॉड इज इन विद इन यू। इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है कि ईश्वर का जो साम्राज्य है वो आप ही के अंदर है। ये लियो टॉल्स्टॉय की रचना है और इससे महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो लियो टॉल्स्टॉय की 2 रचनाएं आपको पता लग गई हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज इन विद इन यू और दूसरी वॉर एंड पीस। अब यहाँ पर ऑप्शंस में आपको सरोजनी नायडू जी का नाम दिख रहा है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सरोजनी नायडू जी की एक पुस्तक पूछी जाती है और उसका नाम है द ब्रोकन विंग। विलियम शेक्सपियर के नाम भी दिख रहा है, तो इनके बारे में इनकी भी 2 रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। एक नोवेल है हेलमेट, ये पूछा जाता है किसकी रचना है, तो हेलमेट किसकी रचना है, विलियम शेक्सपियर की। और एक और है एज यू लाइक इट, ये भी विलियम शेक्सपियर जी की ही रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सारी रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। कुछ जो मुझे अभी याद आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि चोखर बाली, सोनार तोरी, काबुली वाला, गीतांजलि, द पोस्ट ऑफिस, ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए आपके एग्जाम में फर्स्ट मैन फर्स्ट वुमेन पूछा जाता है, ठीक है। आप ही के एग्जाम में नहीं, अमूमन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो फर्स्ट मैन के भी कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। फर्स्ट मैन टू ड्रॉ द मैप ऑफ द अर्थ वॉज। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर माना जाता है कि इन्होंने ही पृथ्वी का प्रथम मानचित्र बनाया था, नाम है इनका एनेक्सिमेंडर। आगे बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे प्रश्न की, जहां पर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। इन विच ईयर भारत रत्न वॉज इंस्टीट्यूटेड। भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। आपको मैं बता दूं कि जो भारत रत्न है वो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी, सन
1954 1954 से भारत रत्न देने की जो प्रथा है, जो परंपरा है, वो शुरू की गई। हालांकि 2019 के बाद से अभी तक कोई भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। अच्छा, तो 1954 में जब भारत रत्न देना शुरू किया गया था तो किन्हें किन्हें दिया गया था? 3 व्यक्तियों को ये भारत रत्न दिया गया था। नाम है उनके सी राजगोपालाचारी जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सीवी रमन जी। सीवी रमन जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपने 11th-12th में रमन इफेक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। जो भी विज्ञान के छात्र होंगे उन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो वो सीवी रमन जी की ही देन है। तो ऐसे 3 व्यक्ति हैं जो भारत रत्न हैं, जिन्हें 1954 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। उनके नाम है सी राजगोपालाचारी जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सीवी रमन जी को याद रखिएगा आप सभी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज ऑल्सो नॉन एज नोबेल प्राइज ऑफ एशिया? किसे एशिया के नोबेल प्राइज़ के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज़। इसको देने की शुरुआत 1957 में की गई थी। सन भी याद रखिएगा, कई बार सन पूछ के भी स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड देने की शुरुआत 1957 में की गई थी। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार करंट अफेयर में भी पूछा जाता है कि इस साल रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया, पूछा जा सकता है 2023 का रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया है। तो 2023 का जिन्हें दिया गया है वो हैं डॉक्टर आर रवि कानन। इनका नाम आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनका नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डॉक्टर आर रवि कानन जी, इन्हें मिला है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण घटना रमन मैग्सेसे अवार्ड को लेकर के जो हुई है वो ये है कि दलाई लामा से संबंधित है। ये दलाई लामा को 1959 में, कब? 1959 में रमन मैग्सेसे अवार्ड देने की घोषणा की गई थी। लेकिन 64 सालों के बाद, 64 ईयर्स के बाद 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड दलाई लामा जी को मिला है। तो ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि 1959 में रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया था, या फिर दलाई लामा को रमन मैग्सेसे अवार्ड की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1959 में। अब क्वेश्चन अगर इस तरीके का आ जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि इतना पुराना डाटा आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि जो भी डाटा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे करंट अफेयर्स में या फिर जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहेंगी ना, वो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस बनते हैं। आगे अब हम कुछ डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि डेज भी काफ़ी अहम होते हैं वनडे एग्जाम्स में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इनकरेक्ट। जो भी गलत दिया हुआ है वो आपको बताना है। कुछ डेज और उनके डेट आपको यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी दिवस यहाँ पर 5 जून को लिखा गया है, बल्कि पृथ्वी दिवस 5 जून को नहीं, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। याद रखिएगा, इन्वायरमेंट डे भी कई लोग बोलते हैं इसको। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। अब आगे जो डेज लिखे हैं उन्हें हम रीड कर लेते हैं। जैसे कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखना, यहाँ पे एक फैक्ट निकल करके आ रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जब बोले ना, इंटरनेशनल यूथ डे बोलेगा तो आपको लगाना होगा 12 अगस्त। लेकिन अगर नेशनल यूथ डे पूछ ले आपके एग्जाम में कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो आप वहाँ पर लगा के आना 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। डेट सेम है लेकिन मंथ का डिफरेंस है, आप सभी ध्यान रखेंगे।
आगे अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, रोम में है। देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बताऊं तो लोग ऐसा कहते हैं कि किसी भी भूखे को खाना खिलाओ तो उसकी रोम रोम आपको दुआएं देती है, कहा जाता है ना ऐसा। तो खाना क्या हो गया, फूड, और रोम में उसका क्या है, हेडक्वार्टर। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम में है। अब जिनेवा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1995 में की गई थी। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा कहीं रफली। अब मैं आगे दोबारा से बताती हूँ। पेरिस की बात अगर हम करें तो पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। किसका है, यूनेस्को। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस के अंदर है। अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क के अंदर यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। किसका है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। और UNDP का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, तो ये भी न्यूयॉर्क में ही है। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। ये किसका है, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये यूनिसेफ का है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये जो हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं ये कुछ 8-10 महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पूछे जाते हैं। कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, कुछ आने वाले डेज में हम कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इतिहास से जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना मायो के समय में की गई थी। किसके टाइम पे की गई थी, लिखा जाता है मायो के समय में की गई थी। ठीक है, आप याद रखिएगा 1872 में पहली बार जनगणना मायो के समय में की गई थी। इसके बाद रेगुलर जो डेकेड्स सेंसस स्टार्ट हुआ, यानी कि नियमित रूप से जो दशकीय जनगणना है, 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, तो ये शुरू हुई थी 1881 में। किसके टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। टाइम भी पूछ लिया जाता है कि किसके समय पे शुरू की गई थी, तो ये आपको याद रखना होगा कि पहली बार जनगणना मायो के समय में हुई थी 1872 में, और नियमित रूप से जो जनगणना शुरू की गई थी 1881 रिपन के समय में शुरू की गई थी। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत का वो पहला ऐसा कौन सा शहर था जिसकी पूर्ण रूप से जनगणना कराई गई थी। पहला शहर पूछा जाए अगर तो ढाका ऐसा शहर था भारत का जिसकी 1830 में हेनरी वॉल्टर ने, किसने, हेनरी वॉल्टर ने 1830 में भारत के शहर ढाका की पूर्ण रूप से जनगणना कराई थी, क्योंकि 1830 में जो ढाका था वो भारत का ही शहर हुआ करता था। प्रश्न एक ये भी बन सकता है कि आज़ादी के बाद भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी, तो आज़ादी के बाद भारत में पहली बार जनगणना 1951 में कराई गई थी। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको मिले हैं, आपको याद रखना होगा, कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ये आपको बताना है। प्रश्न अच्छा है क्योंकि टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनसे क्वेश्चंस बनते ही हैं आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 10 और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एज की सभ्यता है, किस एज की सिविलाइजेशन है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में ये प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी बताएं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, काश्य। ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12, और ये एक फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इल्यूमिनेसेंस। रोशनी की इकाई क्या होती है, भौतिक की मात्रा है रोशनी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कई बार
हमने देखा है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी ये है, इसकी यूनिट क्या होती है, आप ये बताइए। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी हम उन सभी चीज़ों को कह सकते हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि लाइट को हम मेज़र कर सकते हैं, तो वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। नॉइज़ को मेज़र करते हैं, लेंथ को मेज़र करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे रोशनी का मात्रक पूछा गया है, इसकी इकाई पूछी गई है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्स। लक्स किसकी यूनिट है, तो ये इल्यूमिनेसेंस की यूनिट है, रोशनी की यूनिट है। याद कैसे करोगे, देखो लक्स का ऐड आप सभी ने टीवी पे ज़रूर देखा होगा। तो जो भी लक्स का ऐड करता है वो काफ़ी फेयर कॉम्प्लेक्स का होता है, काफ़ी गोरा व्यक्ति होता है, उसे तो लक्स का ऐड देते हैं ना। हाँ, तो रोशनी दिखाई जाती है उसके अंदर, तो लक्स का ऐड रोशनी से संबंधित करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम ऑप्शन ए की, जिसमें सीमेंस लिखा हुआ है। ये किसका यूनिट होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। टेस्ला और वेबर की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट्स होती हैं। किसकी होती हैं ये सारी, मैग्नेटिक फ्लक्स की होती हैं। आपके एग्जाम में टेस्ला पूछे या वेबर पूछे, मैंने दोनों इसलिए डाल दिया ताकि आपको कभी टेस्ला या कभी वेबर दे करके कन्फ्यूज ना किया जाए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट या उसकी यूनिट कभी भी पूछा जाए तो आपका माइंड सीधे टेस्ला या फिर वेबर की तरफ जाना चाहिए। अभी मैंने नॉइस की बात की थी, तो नॉइस का भी जो यूनिट है वो भी मैं बता देती हूँ। डेसिबल जो होता है, डेसिबल ये है नॉइस की यूनिट और इसे डिनोट किया जाता है डीबी से, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके। आर्टिकल नंबर 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डील्स विद, यहाँ पर कहा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। आपको बताना है कि ये कैसा अनुच्छेद है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। क्या ये यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है, या राज्य की सरकारों से, या भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ये भारतीय नागरिकों का फंडामेंटल राइट है, क्या कि हमारे जीवन और हमारी स्वतंत्रता की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा हो। आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ये कहा गया है। आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम डे बाय डे लेकर के आते रहेंगे ताकि आपका एक बार आर्टिकल का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाए। डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 4 के अंदर आपको डीपीएसपी का उल्लेख देखने को मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अगर वहीं पर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द डिशवॉशर, डिशवॉशर का किसने आविष्कार किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जोसेफिन कॉचरन। जोसेफिन कॉचरेन को आप कॉकरेन से याद कर लीजिए, जोसेफिन कॉकरेन। देखिए डिशेस जो होती हैं ना, जो बर्तने होते हैं उन्हें हम क्रॉकरीज भी कहते हैं, और इसके इन्वेंटर का नाम क्या है, जोसेफिन कॉचरन। तो कॉकरी से आप कॉकरेन को याद कर लीजिए, तो आपका ये लर्न करना इजी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम विंड सर्फ की। विंड सर्फ ने किस चीज़ की खोज की है, तो इन्होंने आईपी की खोज की है। आईपी का इन्वेंशन, आविष्कार किया था, खोज नहीं कह सकते हम, आविष्कार कहेंगे। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है उसका इन्वेंशन किया था विंड सर्फ ने। क्रिकपैट्रिक एमसी मिलियन की बात करें, मैकमिलियन भी कई लोग इन्हें कहते हैं, क्रिकपैट्रिक मैकमिलियन ने साइकिल का आविष्कार किया था। आपको साइकिल के आविष्कारक के रूप में 5 और व्यक्तियों के नाम मिल जाएंगे क्रिकपैट्रिक के अलावा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो क्रिकपैट्रिक है। इनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साइकिल के आविष्कारक कौन है, तो ये हैं क्रिकपैट्रिक। आगे हमारे पास 15 नंबर का प्रश्न, एक ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर हमने डाला है, भूगोल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द डीपेस्ट ट्रंच इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे गहरी खाई, समुद्र में जो तीव्र अवसाद होता है ना उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, कौन सी है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन अच्छा है और इजी है, इसके लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मरियाना ट्रंच जो है वो डीपेस्ट ट्रंच है, सबसे गहरी खाई है।
आगे बढ़ेंगे अब प्रश्न नंबर 16 की तरफ। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के ऑप्शंस को एनालाइज किया कीजिए कि ऑप्शंस क्या कहना चाह रहे हैं। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए जहाँ पर सभी ऑप्शंस किसी चीज़ के फंक्शन से पूछा जा रहा हो, तो आपको उनके ऑप्शंस को एनालाइज करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जब इसका एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो इसका करेक्ट आंसर है। टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, ये उसका प्राइमरी फंक्शन है। कई बार आपने सुना होगा कि एनीमिया की कमी भी हीमोग्लोबिन के अंदर कमी आने से हो जाती है। अगर हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो तो एनीमिया हो सकता है। एनीमिया हालांकि आयरन की कमी से भी होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एनीमिया है या हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो व्यक्ति बहुत ही जल्दी थक जाता है, यानी कि वो अपने ऊर्जा का, जो उसकी एनर्जी है, उसका भरपूर रूप से उपयोग नहीं कर पाता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, वो कई बार ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। आगे 17 नंबर का प्रश्न एक बैटल से रिलेटेड प्रश्न है। आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं ना, वो अपने आप में एक टॉपिक को दर्शाते हैं। जैसे कि अब बैटल ऑफ हल्दी घाटी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसी तरीके से और भी युद्धों के बारे में आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो ये जो फर्स्ट डे है हमारा, यहाँ पर हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि आपको एक बार टॉपिक्स का आइडिया दे दिया जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके सही ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, 18 जून 1576। कब, 18 जून को। पूछा ये भी जा सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो महाराणा प्रताप जी और अकबर की सेना के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। साक्ष्य इस तरफ प्रमाणित भी करते हैं कि महाराणा प्रताप जी इस युद्ध में विजयी हुए थे। हालांकि अभी ऐसा पढ़ाया जाता है कि अकबर की सेना इस युद्ध को जीत चुकी थी। एक और महत्वपूर्ण घटना 1498 में हुई थी। वो ये हुई थी कि एक पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 में। ये यूरोप से इंडिया में सी रूट इन्होंने ढूंढा था। सी रूट यानी कि समुद्री मार्ग, यूरोप से भारत आने का समुद्री मार्ग जिन्होंने ढूंढा था वो है वास्को डी गामा। कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो वहाँ पर भी आपको वास्को डी गामा ही करेक्ट करना होता है। हालांकि ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाना चाहिए कि यूरोप से इंडिया तक का समुद्री मार्ग किसने खोजा था, तो वहाँ पर करेक्ट आंसर वास्को डी गामा हो जाएगा। एक और चीज़ कि वास्को डी गामा भारत आए थे तो वो सबसे पहले कहाँ पर उतरे थे भारत की ज़मीन पर, तो वो उतरे थे कलिकुट में। और किस शासक ने उनका स्वागत किया था, तो शासक का नाम जोमेरिन था। क्या नाम था उनका, जोमेरिन। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट। अभी मैं आपको बता ही रही थी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। डंडेली कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कर्नाटक से संबंधित एक और हम महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आजकल करंट अफेयर भी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 की पहले बात कर लेते हैं। हु वॉज फर्स्ट मेल स्पेस टूरिस्ट। पहले मेल स्पेस टूरिस्ट कौन थे, प्रथम पुरुष अंतरिक्ष पर्यटक पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, डेनिस टिटो। ये पहले मेल स्पेस टूरिस्ट थे। अब बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको पता लग चुका है। बाकी ऑप्शंस में मेजर यूरी गागरिन के बारे में आपने सुना होगा, ये सबसे पहले स्पेस में जाने वाले व्यक्ति थे। गागरिन से याद रखना आप, गो इनटू स्पेस, कहाँ पर गए थे, ये स्पेस में गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम कई बार आता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कदम कहाँ पर रखे थे, मून पे पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन है, तो ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अभी चंद्रयान 3 मून पर गया हुआ है हमारे भारत का, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो मून पे, चंद्रमा पे उन्होंने अपने कदम रखे थे। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं अब, एलेक्सी लेनेवो। एलेक्सी लेनेवो का नाम हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने वॉक किया था, कहाँ पर, स्पेस में। स्पेस में वॉक किसने किया है, तो एलेक्सी लेनेवो ने।
अच्छा, थोड़ा सा इसको ट्रिक से याद रखना कि जो भी लेनोवो के एड्स आप देखते होंगे, कई बार मार्केट के सीन्स दिखाए जाते हैं जो काफ़ी भरा हुआ स्पेस होता है। हाँ, तो और उसमें से वो व्यक्ति आराम से उस लैपटॉप को लेता है और जाता हुआ दिखाया जाता है। तो वहाँ पर यही दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये लेनोवो का जो लैपटॉप है वो इतना अच्छा है कि आप उसे कहीं भी कैरी कर सकते हो। यही दिखाने की कोशिश करते हैं ना, कम स्पेस में भी। तो बस आप यही याद रखना कि एलेक्सी लेनोवो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वॉक किया था, कहाँ पर, स्पेस में वॉक किया था। देखिए, सभी चीज़ों को हम लर्न नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें ट्रिक से भी याद रखनी होती हैं। तो छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ और विजुअलाइज करते चलिएगा अगर आप इन ट्रिक्स को, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की अब बात कर लेते हैं। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होनी चाहिए और दुनिया में वो पहली बार बनी हुई होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सभी ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद ही आप आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री माबो भंडारनेक। ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी दुनिया की भी। और किस देश की बनी थी ये, तो ये श्रीलंका की बनी थी। कहाँ की बनी थी, श्रीलंका की बनी थी। याद रखना आप कि श्री माबो भंडारनेक श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। साथ ही साथ दुनिया में किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, श्री माबो भंडारनेक बनी थी। एक और नाम आपके एग्जाम में दे के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, वो नाम है मार्गरेट थैचर का। मार्गरेट थैचर जो थी ना, वो पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर थी। कहाँ की, इंग्लैंड की। पहली इंग्लैंड की जो प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन थी, मार्गरेट थैचर। अब बात कर लेते हैं बेनजीर भुट्टो की। बेनजीर भुट्टो किसी भी मुस्लिम देश की पहली पीएम थी और वो मुस्लिम देश कौन सा था, पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, बेनजीर भुट्टो। इसके साथ ही प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि दुनिया में प्रथम ऐसी महिला का नाम बताइए जो मुस्लिम देश की प्रधानमंत्री बनी हो, तो वहाँ पर आप बेनजीर भुट्टो का यहाँ पर नाम करेक्ट कर दीजिएगा। अब अनुसेह अंसारी की बात कर लेते हैं। अनुसेह अंसारी वुमेन स्पेस टूरिस्ट थी, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा महिला अंतरिक्ष यात्री का, तो आप अनुसेह अंसारी जी को टिक करके आएंगे। अच्छा, अभी पिछले प्रश्न में आपसे फर्स्ट मेल स्पेस टूरिस्ट के बारे में बताया था मैंने, आप सभी उनका नाम रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, उनका नाम था डेनिस टीटो। याद रखना आप सभी। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है, ये आपको बताना है। दो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कुछ लोग जो कोलंबो को ज़्यादा जानते होंगे वो कोलंबो को टिक करके चले आएंगे, ऐसा हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, बोथ। श्री जयवर्धने पुराकोट्टी और कोलंबो दोनों ही कैपिटल है श्रीलंका की। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। कोलंबो जो है ना, वो वहाँ की इकोनॉमिक, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। वहीं पर अगर हम श्री जयवर्धने पुराकोट्टी की बात करें तो ये वहाँ की प्रशासनिक राजधानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका के अंदर कौन सा करेंसी चलता है, तो वहाँ पर रुपी चलता है। ये भी याद रखना, पड़ोसी देशों के रुपी भी पूछा जाता है, वहाँ के कैपिटल्स भी पूछा जाता है, कई बार वहाँ के लैंग्वेजेस भी पूछा जा सकता है और पड़ोसी देशों के भी पड़ोसी पूछे जा सकते हैं। तो धीरे धीरे हम सब कवर कर लेंगे। आगे बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये उसका हिंदी वर्जन है प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 22 है वॉल्केनो से संबंधित एक प्रश्न। मोना लाओ वॉल्केनो इज इन। मोना लाओ वॉल्केनो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हवाई आइसलैंड पे है मोना लाओ वॉल्केनो। देखिए, वॉल्केनो से प्रश्न तभी बनेगा जब करंट अफेयर में कोई ना कोई वॉल्केनो हो, चर्चा में अगर कोई वॉल्केनो आता है तो ही उस वॉल्केनो से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एग्जाम से 1-1.5 साल पहले तक क्या कोई वॉल्केनो ऐसी चर्चाओं में रहा है क्या, अगर रहा है तो उसके बारे में आपको स्टडी करके जाना होगा। बात कर लेते हैं अब हम पामीर पठार की। पामीर पठार जो है वो लार्जेस्ट पठार है पूरे वर्ल्ड का, लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड है। आगे अब 23 नंबर का क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे का प्लेटफॉर्म कौन सा है, यहाँ पर आप सभी कंफ्यूज होंगे जिन्होंने भी करंट अफेयर पे ध्यान नहीं दिया होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है ना, ऑप्शन ए है, हुबली जंक्शन। अच्छा, मैं हिंदी वर्जन को भी ऊपर कर देती हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ये प्रश्न इस तरीके से आपके सामने आ चुका है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, क्या ऑप्शन सी है,
नहीं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हुबली जंक्शन भारत में कर्नाटका में बना है हुबली जंक्शन, और ये जंक्शन जो है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और अब ये स्टैटिक का भी प्रश्न बन चुका है। ठीक है, कई बार स्टैटिक के कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो चेंज हो जाती हैं, तो ये उसी तरीके का एक फैक्ट है यहाँ पर जो चेंज हो चुका है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है हुबली जंक्शन, जो भारत के कर्नाटका में स्थित है। अच्छा, बात कर लेते हैं हम अब गोरखपुर की। गोरखपुर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट है। अगर लार्जेस्ट पूछते तो गोरखपुर लगाइएगा, लॉन्गेस्ट पूछते तो हुबली जंक्शन। अच्छा, गोथार्ड बेस टनल, यहाँ पर स्विट्जरलैंड की बात की गई है, तो गोथार्ड बेस टनल जो है ना वो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। क्या है? लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है वर्ल्ड में पूछा जाए तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा गोथार्ड बेस टनल। देखिए, टनल्स को खोदना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, एक हार्ड वर्क होता है, तो इस तरीके से आप याद रखना कि लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो है वो गोथार्ड बेस टनल है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मॉडर्न हिस्ट्री से एक प्रश्न आपके पास आता हुआ, क्रिप्स मिशन केम इन इंडिया इन। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1942। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, और इसको हेड कौन कर रहे थे? इसको हेड कर रहे थे स्टैफर्ड क्रिप्स। नाम मैं इनका यहाँ पर लिख देती हूँ, स्टैफर्ड क्रिप्स हेड कर रहे थे क्रिप्स मिशन को। हालांकि ये मिशन फेल हो चुका था, ये मार्च 1942 में आया था। इसी मिशन पे महात्मा गांधी ने इस मिशन पे टिप्पणी की थी कि अ पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रसिंग बैंक। ठीक है, याद रखना, ऐसी टिप्पणियां भी पूछ ली जाती हैं कि किसकी टिप्पणी है। अ पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रसिंग बैंक, ये क्रिप्स मिशन के लिए कहा था महात्मा गांधी ने। बात कर लेते हैं हम सन 1945 की। तो सन 1945 में विविल प्लान आया था, जिसे आप शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। 1940 की अगर हम बात करें तो ये प्रश्न इसी साल एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न ये था कि पाकिस्तान की डिमांड कब की गई थी? तो पाकिस्तान की डिमांड जो है वो 1940 में की गई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, 1945 में विविल प्लान आई थी, और 1940 में पाकिस्तान की पहली बार डिमांड की गई थी। अब 25 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अनहैप्पी इंडिया इज राइटिंग ऑफ, एक और अच्छा प्रश्न है, और ये हालांकि एक बार बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएंगे, लाला लाजपत राय जी की रचना है अनहैप्पी इंडिया। आगे एक और क्वेश्चन, ये कांग्रेस के सेशन से संबंधित प्रश्न है। वंदे मातरम वॉज फर्स्ट सॉन्ग एट द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। वंदे मातरम को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। किस साल में गाया गया था ये आपको बताना है। ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। किस साल में गाया गया था वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कहाँ पर ये अधिवेशन हुआ था ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। आईएनसी भी कई बार लिख दिया जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म में, कि आईएनसी की कॉन्फ्रेंस में, उसके सेशन में वंदे मातरम पहली बार किस वर्ष गाया गया था? 1896 में गाया गया था। अच्छा, उस वक्त कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे उस सेशन के? तो प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन कहा जा सकता है, तो वो थे रहीमतुल्ला एम सयानी जी। कौन थे? रहीमतुल्ला एम सयानी जी जो थे 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, और इसी सेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। लेकिन आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये सेशन कहाँ पर हुआ था। तो ये था आज का डे 1, जहाँ पर आपने जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे। ये क्वेश्चंस अपने आप में एक टॉपिक को इंडिकेट करते हुए थे। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लेकर के आएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो सके, और हमारी कोशिश होगी कि आपको उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर करा दिया जाए, ताकि आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से क्रैक कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।